हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज मैथ का एक और प्रैक्टिस सेशन है और आज हम लोग फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ के। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए भैया, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो पढ़ाई करते रहिएगा। बस 2 दिन बाद और पेपर है आप लोगों का। ठीक है, मंडे को आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। लेके आते हैं पहला सवाल और देखते हैं आखिर पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, क्या है? एक मैदान की लंबाई 60 मीटर। एक मैदान की लंबाई 60 मीटर। कितना एम हो गया भाई? 60 मीटर। ठीक, तथा चौड़ाई 20 मीटर है। तथा चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, आगे बोलो। यदि इस पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो। यदि इस पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। ठीक, ये सवाल है आपका। क्या है? एक मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। यदि इस पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इस मैदान का क्या निकाल लेंगे आप? धारिता निकाल लेंगे। और धारिता निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? आयतन। आयतन वाला सूत्र आप लगाएंगे। ठीक, तो आयतन क्या हो जाएगा इस मैदान का? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को गुणा कर देंगे। अब ये 5 सेंटीमीटर जो वर्षा हुआ है ये क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई ही तो हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ठीक, तो इससे आप गुणा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करिए, ये दोनों दिया हुआ है आपको मीटर में, 60 मीटर और 20 मीटर, और ये आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, या तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या फिर सेंटीमीटर वाले को मीटर में बदल लीजिए। तो L बराबर आपका क्या है? 60 मीटर। B बराबर आपका क्या है? 20 मीटर। और H बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। यही तो है। तो देखिए मीटर वाले दो हैं, सेंटीमीटर वाला एक ही है, तो अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को करना पड़ेगा, और अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो केवल इसे ही करना पड़ेगा। तो हम इसी को मीटर में कर देते हैं, एक ही करना पड़ेगा, है ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे। किससे? 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 अंक बाद क्या हो जाएगा? दशमलव आ जाएगा, तो 0.05 मीटर हो जाएगा ये। ठीक, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 0.05 मीटर। अब धारिता क्या हो जाएगी मैदान की? धारिता बराबर हो जाएगा आपका, या फिर आयतन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा आपका
60 गुणे 20 गुणे 0.05, यही तो होता है। 60 गुणे 20 गुणे 0.05, ये हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, कितना हुआ? 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 2 जीरो तो ये लगेगा ही लगेगा, है ना, इतना ही तो होगा। 2 जीरो यहाँ हो गया। 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 6 दूनी 1200, और 1200 को अगर हम गुणा करेंगे 5 से तो 12 पंचे 60, 6000 हो जाएगा। तो ये 6000 क्या होगा, और 2 अंक बाद क्या है, दशमलव है। ये 2 अंक बाद क्या है, दशमलव है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 मीटर क्यूब, क्योंकि हमने इसको भी बदल लिया था किसमें, मीटर में। तो आयतन क्या आ गया इसका, 60 मीटर क्यूब आ गया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है कि इस पर कितने लीटर पानी गिरा, तो मतलब 60 मीटर क्यूब क्या है, इसका आयतन हो गया आपका, निकल आया। क्योंकि ऊंचाई आपने जितना पानी बरसा है उतना ही लिया है, तो इतना ही पानी उस पर होगा। अब उसमें लीटर में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर। ठीक, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, इसलिए 60 मीटर क्यूब बराबर, तो 60 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे में 60, यानी कि कितना हो गया, 6 और 4 जीरो, 60,000 लीटर पानी इस मैदान पर गिरा है। ठीक है, कितना गिरा है, 60,000 लीटर। तो आपको करना कुछ नहीं, इसका आयतन या धारिता जो भी इसको बोलना हो आप निकाल लीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, जितना सेंटीमीटर का बारिश हुआ वो ऊंचाई हो जाएगा आपका। ठीक, यूनिट को यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में 100 से भाग दे देंगे, 0.05 मीटर हो गया। उसके बाद में ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा आयतन। अब आपको निकालना है इस लीटर में, तो इसको क्या करेंगे आप, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर भी होता है 1000 लीटर। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में गुणा करके आप क्या कर देंगे, तुरंत इसको मीटर में लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, वह बड़े से बड़े नाप का बर्तन बताओ। क्या है, वह बड़े से बड़े नाप का बर्तन बताओ। वह, अरे चल भाई ना करबो, चल जाओ। क्या होएगा भैया, वह बड़े से बड़े नाप का बर्तन बताओ जिससे 24 लीटर 32 लीटर, जिससे 24 लीटर
32 लीटर और 56 लीटर का दूध पूरा पूरा नापा जा सके, और 56 लीटर का दूध पूरा पूरा नापा जा सके, नापा जा सके। तो क्या बताना है इसमें आपको? बड़े से बड़े नाप का बर्तन बताना है कि कितना बड़ा नाप का बर्तन हो सकता है, ठीक, जिससे 24 लीटर, 32 लीटर और 56 लीटर का दूध पूरा पूरा क्या हो जाए, नप जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, तो जब इस तरह का सवाल आए कि बड़े से बड़े नाप का बर्तन बताओ, ठीक है, या फिर जो हमने एक दिन और बताया था क्या, टाइल्स वाला, कि बड़े से बड़े नाप की वर्गाकार भुजा बताओ, वर्गाकार भुजा बताओ उस टाइल का, ठीक है। तो जब इस तरह का आए तो आपको इसमें क्या करना है, सीधे मासा निकाल देना है। क्या करना है, HCF निकालना है। तो इसमें 24, 32 और 56 का क्या करिए आप, 24, 32 और 56 का HCF निकाल दीजिए, मासा। तो मासा में क्या होता है, सबको एक ही नंबर से काटते हैं, ठीक। तो हम इसी से कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। तो देखिए किससे कटेगा, 4 छक 24, 4 अठे 32, मतलब 2 से काटना चाहिए था हमको, लेकिन हम डायरेक्ट 4 से काट दिए। 2 से पहले काटिए, छोटी संख्या से, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 16 दूना 32 और 28 दूना 56, ठीक। फिर से 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 अठे 16, 14 दूना 28। फिर से 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। तो अभी तक तो हमने काटा है जिनसे, ये 3 के तीनों कटे हैं, लेकिन अब ये 3 से कटेगा, ये कटेगा 2 से और ये कटेगा 7 से। तो अब ये तीनों एक ही अंक से नहीं कट रहे हैं, एक ही संख्या से नहीं कट रहे हैं, अलग अलग संख्या से कट रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है कि कॉमन फैक्टर होता है, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन क्या है तीनों में, यही है, यही तो है, मतलब अभी तक इन्हीं से कटा है तीनों। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8। और यही 8 लीटर का बर्तन क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 8 लीटर का बर्तन, लिख दें। तो कितने लीटर का बर्तन अगर हमारे पास हो तो हम ये जो दूध है इसके 24 लीटर, 32 लीटर और 56 लीटर का, इसे पूरा पूरा नाप देंगे। तो 8 लीटर का अगर हमारे पास बर्तन हो तो हम इसको नाप देंगे, ठीक है। 24 लीटर भी क्या हो जाएगा, 3 बार में नप जाएगा, 8 तियाँ 24। 32 लीटर भी क्या हो जाएगा, 4 बार में नप जाएगा, 8 चौक 32। और 56 लीटर भी नप जाएगा 7 बार में, 8 सत्ते 56, ठीक। तो इसका हम इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, मासा निकाल देंगे, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिए, कुछ फूल, सवाल क्या है, कुछ फूल 54, 48 और 40 के ढेरियों में रखे जाते हैं। 54, 48 और 40 के ढेरियों में रखे जाते हैं, ठीक है। बताओ कम से कम कितने फूल हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं।
कम से कम कितने फूल हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना है कि कुछ फूल हैं जो 54, 48 और 40 के ढेरी में रखे हैं। मतलब 3 ढेरी बना है, एक ढेरी में 54 फूल है, एक ढेरी में 48 फूल है और एक ढेरी में 40 फूल है। ठीक है, इस तरह से रखे हैं। तो बताओ कम से कम कितने फूल हो सकते हैं। 54, 48 और 40 के ढेरियों में कुछ फूल रखे जाते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि कितने फूल हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, कम से कम पूछा गया है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। जब छोटी से छोटी संख्या कम से कम वाला सवाल आए, और मतलब जो जिसमें क्या पूछा जाता है, छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, छोटी जो वो होते हैं, जैसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इससे विभाजित हो जाए, या फिर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको भाग देने पर ये शेष बच जाए, या फिर कम से कम, अब इसमें क्या पूछ लिया कि कम से कम वाला, या फिर ये पूछ लेता है कि जैसे हमने कल कराया था कि इतनी घंटियां एक साथ बजी, इतने इतने के अंतराल पर बजती हैं, तो वो दोबारा कितने देर बाद बजेंगी या कितने बजे बजेंगी। तो इन सब में हम क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। ठीक, तो इसका क्या करना है आपको, लासा निकाल दिया 54, 48 और 40 का। तो जो लासा आएगा वो पता चल जाएगा आपको कि कितना कितना का ढेर है, मतलब वो कितने फूल हैं। ठीक, अब ये हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 20 दूना 40। फिर अब 27 तो 2 से कटेगा नहीं, ये क्या है 24, 20, ये 2 से कटेगा। तो 27 को ऐसे रहने देंगे, 24 को काट देंगे, 2 12 यहाँ 24 और 2 दहामा 20। फिर 27 ऐसे आ गया, 2 छक 12, 2 पंचे 10। 27 ऐसे आ गया, 2 तियाँ 6, 5 ऐसे आ गया। अब किससे काटेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 5 ऐसे आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 तियाँ 9, 1, 5 ऐसे आ गया। फिर 3 से काटिए, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 अभी भी है। अब क्या करेंगे, 5 से काट देंगे तो ये सब स्वाहा हो जाएगा। ठीक, तो लासा इसका क्या हो जाएगा, जो लासा होगा इसका वही उत्तर हो जाएगा। ठीक, लासा क्या होगा, 4 बार तो 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसके बाद 1 2 और 3, 3 बार 3 है और 1 बार 5 भी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, 48 पंचे 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240। और ये क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9, तो 240 से 9 को गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 के 6, 3 हासिल, 9 दूनी 18 और 3 21, 2160 फूल क्या हो जाएंगे, कम से कम होंगे। कम से कम कितने फूल होंगे, 2160 फूल होंगे। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, अगर इन सबको गुणा करने पे इतना आ रहा है तो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल बहुत ही आसान है, आपको बस देखकर बताना है। ठीक, निम्न में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, निम्न में से कौन सबसे बड़ी संख्या है।
ये आपको देखकर बताना है। ए क्या है 7.032, 7.032। बी क्या है 7.023, 7.023। सी क्या है 7.230, 7.230। और डी ऑप्शन क्या है 7.320। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए ये क्या है 7.0। क्या है, सबसे पहले आप कौन सा अंक देखेंगे, सबसे पहले आप दशमलव के जितना दाहिने साइड जाएंगे उतना ही क्या होता है वैल्यू कम होती है। दशमलव के दाहिने साइड आप जितना जाएंगे उतनी ही क्या होती है वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 1/10वां भाग है, ये क्या है 1/100वां भाग है, ये कौन सा होता है 1/1000वां भाग है। मतलब यहाँ पे एक में 10 लोग थे, यहाँ पे एक में 100 लोग हैं, यहाँ पे एक में 1000 लोग हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है छोटा होता जा रहा है उसका मान, यही तो है। तो यहाँ पर देखिए 1/10वें भाग पर पहले देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 1/10वें भाग में 7 तो सब में है, इधर वाला अगर दशमलव के बाएं साइड देखें तो 7 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो बराबर है। अब 1/10वें भाग पर देखते हैं, तो ये क्या है 0 है, यहाँ क्या है 0 है, तो ये दोनों 10वां भाग तो बराबर है। ठीक, इसके 10वें भाग पर क्या है 2 है, मतलब अभी जितने 3 देखे उसमें क्या है ये बड़ी हो गई, लेकिन इसको अब हम जब देख रहे हैं तो इसका 10वां भाग क्या है 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक, अगर 10वां भाग भी बराबर होता तब हम 100वें भाग को कंपेयर करते। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते, इस तरह से हम दशमलव में अगर संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनको देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो कंपेयर करने में इस तरह में थोड़ा सा क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमने बता दिया। एक सवाल इसका भी इस तरह का आया हुआ है सवाल, इसलिए हमने बताया, बस उसका डिजिट चेंज था, नंबर कुछ और था। अगला सवाल क्या है भैया, शांति की मासिक आय 3500 रुपये है। अच्छा ये वाला है, चलो ये भी देख लो। क्या है अगला सवाल, शांति की का भैया लिख जा लिख जा। इतना ज़्यादा प्लेन हो जाता है कि फ्रैक्शनलेस लगने लगता है। शांति की मासिक आय 3500 रुपये है। ठीक है, शांति की मासिक आय 3500 रुपये है। ठीक, अब क्या है आगे, वह 2800 रुपये घर खर्च के लिए रखकर, वह 2800 रुपये घर खर्च के लिए रखकर शेष धन डाक खाने में जमा कर देती हैं। शेष धन डाक खाने में जमा कर देती है। ठीक, शांति ने 2 वर्ष में कितने रुपए डाक खाने में जमा किए,
शांति ने 2 वर्ष में कितने रुपए जमा किए? ये बताना है आप लोगों को। क्या है, मासिक आय इनकी कितनी है? 3500 रुपये। ठीक, मासिक आय कितनी है? 3500 रुपये है। मासिक आय हो गई 3500 रुपये। ठीक है, वह 2800 रुपये घर खर्च के लिए रखकर शेष धन जमा कर देती हैं। तो हर महीने वो कितना धन जमा करती है? तो मासिक जमा धन हम लिख देते हैं। जमा धन बराबर कितना हो जाएगा? 3500 रुपये में इनका मासिक आय है और उसमें से 2800 रुपये ये क्या करती हैं? घर खर्च के लिए रखती हैं। ठीक बाकी जो बचता है वो जमा कर देती हैं। तो 3500 में 2800 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो और 15 में से 8 घटाए 7, यानी कि 700 रुपये हर महीने वो जमा करती हैं। तो 2 साल में कितना जमा करेंगी? तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? एक महीने में 700 जमा कर रही हैं और 2 साल में कितने महीने हो गए? 2 गुणे 12 24 महीने हो गए। तो 24 से क्या करेंगे? 700 को गुणा कर देंगे। तो 24 गुणे 700 कितना हो जाएगा? 24 सत्ते 168 और 2 जीरो। इतने रुपए वो 2 साल में जमा कर पाएंगी। कितना? 16,800 रुपये। कितना जमा कर देंगी? 16,800 रुपये वो 2 साल में डाक खाने में जमा कर पाएंगी। ठीक, अगला सवाल देखिए। किसी राशि का 5%, किसी राशि का 5% रुपये 600 के 15% के बराबर है। रुपये 600 के 15% के बराबर है। ठीक, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि ज्ञात कीजिए। ये है सवाल। क्या है? किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, तो वह राशि ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या करना है? हमें राशि ज्ञात करना है। तो राशि को हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो माना राशि बराबर कितना हो जाएगा? माना राशि बराबर x है। यही तो है। माना राशि बराबर कितना हो गया? x हो गया। तो x का 5% क्या है? राशि का ही तो 5% है। तो x का 5% बराबर है किसके? 600 रुपये के 15% के। तो बराबर में 600 का 15%, यही तो होगा। अब क्या करना है? इसको हल कर देना है। x का की जगह पे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और 5% है, इसका मतलब क्या हुआ? 5/100 हो गया। बराबर में क्या है? 600 है। का की जगह क्या हो गया? गुणा हो गया। 15% है, इसका मतलब क्या हुआ? 15/100 हो गया। ये प्रतिशत क्या हो गया? 100 बन गया। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो जाएगा, ये 100 जो है इस 100 से कट गया, ये 100 इस 100 से कट गया। और 5 एकम 5 और 5 तियां 15 हो गया। ठीक, तो ये क्या बचा? x यहीं पे रहेगा। इधर का तो सब कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा है। बराबर में इधर क्या है? ये 600 है और इधर क्या बचा है? 3 बचा है।
तो ये 600 को 3 से जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18, तो कितना हो जाएगा 1800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 रुपये, और यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आपको जो राशि निकालनी है उस राशि को x मान लीजिए, और x का 5% क्या हो जाएगा, 600 का 15% हो जाएगा। ठीक, इसके बराबर हो जाएगा। तो x गुणे 5/100 बराबर 600 गुणे 15/100 हो जाएगा। अब ये 100 इस 100 से कट जाएगा, क्योंकि हर जगह क्या है, गुणा ही है, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस माइनस तो है नहीं कि यहाँ इसको काट नहीं सकते। ठीक, तो ये 100 क्या हो जाएगा, इस 100 से कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 से ये 15 कट जाएगा, 5 तियाँ 15 हो गया, और 6 से 3 को गुणा कर दिया 18 हो गया, और 2 जीरो ऐसे लग गया। तो x बराबर कितना आ गया, 1800 रुपये, और x ही तो आपको ज्ञात करना था, तो वो राशि कितनी हो गई, 1800 रुपये हो गई। ठीक, चार आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अच्छा, इस तरह का भी सवाल है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, चार आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल क्या है कि चार आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में, ये 20 लिखा है। ठीक, चार आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा सवाल होता है, वो सूत्र होता है, क्या होता है कि M1D1 मतलब पहले काम में जो आदमी है उनकी संख्या, अगर काम क्या है, बराबर है, वही काम है। ठीक, यहाँ पे क्या है, काम वही है, उसी काम को, तो क्या हो जाएगा M1D1 मतलब पहले वाले में आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या पहले वाले में। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा M2D2। M2 मतलब दूसरे वाले में आदमियों की संख्या गुणे दिनों की संख्या। तो इसमें से जो आपको पता नहीं है उसको आप क्या करेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आपको टाइम भी दिया है कि इतने आदमी किसी काम को इतने घंटे रोज करके इतने दिन में कंप्लीट करते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा सूत्र M1D1 T1 बराबर M2D2 T2। क्या हो जाएगा, M1D1 T1 बराबर M2D2 T2, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको जो दिया है इसमें हम मान यहाँ से रख देते हैं। तो M1 बराबर क्या है, M1 आपको दे रखा है 4, D1 बराबर क्या है, तो चार आदमी जब कर रहे हैं तब कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में, D1 बराबर हो गया 20, यही तो है। तो जब 10 आदमी करेंगे यानी कि M2 है कितना 10, तो कितने दिन में होगा, यानी कि D2 आपको क्या करना है, निकालना है, यही तो है। तो इसी में आपको क्या करना है, सबका मान रख देना है। तो M1 हो जाएगा 4 गुणे D1 क्या हो जाएगा 20 बराबर M2 हो जाएगा आपका 10 गुणे में D2 निकालना है, तो D2 की जगह पे आप D2 ही रहने देंगे। ठीक, अब D2 को यही रहने दीजिए, 10 को इधर कर दीजिए पक्षांतर करके, तो जब 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर है गुणे में, इधर हो जाएगा भाग, या फिर कह सकते हैं बटे में।
तो 4 × 20 बटा में क्या हो जाएगा 10 बराबर D2 हो जाएगा। अब इस 0 से ये 0 कट गया तो D2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, तो 4 आदमी 20 दिन में कर रहे थे तो कितने आदमी हुए भाई 10 आदमी कितने दिन में करेंगे 8 दिन में। ठीक है, तो ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे, इसको अप्लाई करके तुरंत इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, आज बड़े सवाल नहीं है बहुत ज़्यादा, ऐसे ही छोटे छोटे वाले हैं। इसको अनुपात वाले से भी लगा सकते हैं, प्रतिलोम अनुपात, कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या क्या होगा कम हो रहा है, तो इस वाले से भी आप लगा सकते हैं। अगला देखिए क्या है y³ + 5 का क्यूब। क्या है y³ + 5 का क्यूब का गुणनखंड करो, का गुणनखंड कीजिए, ये है सवाल आपका। तो ये क्या लिखा हो y³ + 5 क्यूब, क्या लगेगा वही सर्वसमीका याद कर लीजिए फिर से, है ना। कौन सी सर्वसमीका भाई, तो a³ ये क्या मान सकते हैं इसको, इसको अगर आप a कह दीजिए और इसको b कह दीजिए तो ये क्या है a³ + b³ बराबर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे में क्या होता है a² + b² और माइनस का ab, यही तो होता है। तो बिल्कुल यही इसमें लग जाएगा। ठीक, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे इसी रूप में लिख देना है, आपको दिमाग ज़्यादा चलाना ही नहीं है। ठीक है, बस अगर आप इसको याद रखे हैं तो a³ इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये क्या है a³ + b³। तो क्या हो जाएगा पहले ब्रैकेट में a + b, तो a की जगह है y और b की जगह है क्या 5, तो पहले ब्रैकेट में हो गया y + 5। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² यानी कि y का स्क्वायर + b², b की जगह क्या है, तो b की जगह है 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 हो गया, माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा ab, और ab में क्या हो जाएगा a है y और b है 5 यानी कि 5y, तो माइनस का क्या हो गया 5y, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस ये एक लाइन का है डायरेक्ट, इसके बाद आप उत्तर लिख सकते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। x⁴ + 2x² + 9 का पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। x⁴ + 2x² + 9 का पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्या करना है x⁴ + 2x² + 9 को पूर्ण वर्ग बनाकर इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग इसका, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है x⁴, क्या लिखा है x⁴, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x⁴ को x² का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस ये 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस का 2x² अभी आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक,
क्योंकि जो स्क्वायर के रूप में लिखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ये इसका स्क्वायर बन रहा था तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर बना दिया, प्लस 2x² ऐसे लिखा रहने दीजिए अभी। प्लस का ये क्या है, 9 है, तो 9 को हम क्या कर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 तिया 9 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, ये दोनों हमें दिख रहा था कि स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा इसका आराम से, तो इन दोनों को हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, x² + 3 का होल स्क्वायर। तो उससे पहले हम क्या करें, देख लेते हैं कि x² + 3 का होल स्क्वायर होगा क्या। तो अगर x² + 3 का हम होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, तो x का घात हो जाएगा 4 प्लस y मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि a² + b² प्लस 2ab। अब 2ab की जगह क्या हो जाएगा, तो 2 तिया 6x², क्या हो जाएगा 6x²। मतलब हमें यही कम पड़ रहा है क्या, 6x²। यहाँ पर 2x² तो है लेकिन 6x² हमें करना है। ठीक, तो कितना x² कम पड़ रहा है, 4x² कम पड़ रहा है। कितना, 4x² कम पड़ रहा है, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x² जोड़ेंगे और 4x² क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें क्या करेंगे हम, यही तो कम पड़ रहा था इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो हम इसी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर हम जोड़ भी रहें और घटा भी रहें तो समीकरण पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x² का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर प्लस इस 2x² और 4x² को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x²। माइनस का ये क्या लिखा हुआ है, 4x²। ठीक, अब ये इतना क्या लिखा है, a² + b² और ये 6x² किसके बराबर है, 2ab। 2 गुणे x² गुणे 3 यानी कि 2 तिया 6x²। तो ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर इतना बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि x² + 3 का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इसको आप लिख दीजिए x² + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं रहेगा अभी। ये क्या लिखा है, माइनस का 4x²। तो माइनस के 4x² को भी अगर हम थोड़ा और गुणनखंड करना चाहें, तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो 2, ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है तो 2 का स्क्वायर, और x पे स्क्वायर लगा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। ठीक, तो 2x² का ये हो गया स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, इस पूरे को आप a मान लीजिए, x² + 3 को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। ठीक, और इसको आप क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, a² - b² बन गया। अब क्या बन गया, a² - b²। और a² - b² का सूत्र क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में होता है a + b और दूसरे में होता है a - b, यही तो होता है। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें थोड़ा और तोड़ के तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b होगा पहले, तो a की जगह पे क्या है, x² + 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x² + 3, ये तो a हुआ, प्लस b, तो b के जगह पे क्या है, 2x, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2x। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a - b, a की जगह पे फिर से x² + 3 है और माइनस b के जगह पे क्या है, 2x। ठीक, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं सीक्वेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 3 और x² माइनस का 2x प्लस का 3, ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक, ये इसका क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा, x के घात 4 + 2x² + 9 का।
तो सबसे पहले आपको क्या करना था, देखिए हमने क्या कहा था, एक्स का जिसका जिसका यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आप पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो एक्स का घात 4 क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 2x स्क्वायर को हमने वैसे ही लिखा रहने दिया। अब अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों का क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हमने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो हमने उसका स्क्वायर करके देख लिया कि क्या कम पड़ रहा था। तो क्या कम पड़ रहा था, हमारे पास 4x स्क्वायर कम पड़ रहा था, मगर 4x स्क्वायर कम पड़ रहा था। अगर 4x स्क्वायर हमारे पास और होता तो हमारे पास 6x स्क्वायर हो जाता। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर इतना कम पड़ रहा है तो हम इतना इसमें दे देते हैं। ठीक, तो हमने 4x स्क्वायर को क्या किया, इसमें जोड़ दिया और फिर से हमने क्या किया, 4x स्क्वायर को हमने घटा भी दिया। तो इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमने भाई 4x स्क्वायर दिया और तुरंत ले भी लिया। ठीक है, हमने तुरंत दिया और तुरंत वापस भी ले लिया। ठीक, तो 4x स्क्वायर हमने दिया तो ये कितना हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस का 4x स्क्वायर जो था इसको हमने क्या लिख दिया, 2x स्क्वायर का, सॉरी 2x का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने फिर से इसमें एक और सरल समीकरण लगा दी, जो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका भी ये बन रहा था, क्योंकि इस पूरे को हमने मान लिया ए, तो ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वो अलग करके हमने क्या किया, इसको 2 ब्रैकेट में कर दिया और यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक, यही इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा। तो अगली क्लास में हम फिर से इसको समझा देंगे, इसका 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है, या फिर गुणनखंड वाला आप जो हमने पढ़ाया था वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2-3 क्वेश्चन हमने इसके बताए थे। हमने हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, हर टॉपिक का हमने डिटेल में, हम हर टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया है, पहले कॉन्सेप्ट बताया है, उसके बाद में क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट में किसी के दिक्कत हो, किसी के बेसिक में दिक्कत हो, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जाके उस टॉपिक को सेलेक्ट करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आपका वो टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेकंड सेमेस्टर की मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहाँ से आप अपना मनपसंद टॉपिक देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 15% ऑफ 150, मतलब 150 का 15% प्लस 23 भागे 115। ठीक है, ये है सवाल। क्या है, 150 का 15% प्लस 23 भागे 115। ठीक है, ये सवाल है आपका, और इसको क्या करना है, हल करना है। को हल करो, को हल कीजिए। तो कर दीजिए हल, जल्दी से बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसका। हैं भैया, जाना मत लाइट महाराज। देखिए क्या हो जाएगा, 150 ऐसे ही लिखा रहेगा। क्या लिखा, ये 150 का 15%, तो 150 का को क्या लिख देंगे, गुणा 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100, यही तो हुआ। प्लस ये क्या है, 23 भागे 115, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23/115, यही तो है। भाग का मतलब क्या हुआ, बटा ही तो हुआ, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कट गया, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10,
यहाँ पर 2 होगा, 3 नहीं। ठीक, 5 दूनी 10। अब कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45, 45 बटा में कितना है 2। ठीक, ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 23 एकम 23 और 23 पंचे 115, ये क्या हो जाएगा 1/5। यही तो होगा, 0 से 0 कट गया, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 15 तियाँ 45 बटा ये 2 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 23 एकम 23 और 23 पंचे 115 यानी कि 1/5। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो 2 पंचे ये हो जाएगा 10, 5 को 45 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 हासिल 22 और 2 एकम 2, कितना आ गया 225 और 2 227, 227 बटा 10, कितना आ गया 227 बटा 10 आ गया। ठीक, तो इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये भी उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा में करना है तो क्या कर सकते हैं, इसको या तो सही भिन्न के रूप में लिख दीजिए भाग करके, और या फिर पूरा पॉइंट में बदल दीजिए। तो पॉइंट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 दूना 20 और ये क्या हो जाएगा 2 बचेगा 27, 10 दूना 20 और फिर 7 आएगा, 10 सत्ते 70 दशमलव लगाने के बाद में, तो 22.7 इसका क्या हो जाएगा, सही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 22.7। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बॉड मास का था, इसमें बस परसेंटेज आ गया था बीच में और उससे डरना नहीं था बिल्कुल भी। का की जगह पे गुणा हो गया, 15% का मतलब क्या हुआ 15/100। और ये क्या लिखा हुआ था 23 को भाग करना है 115 से, 115 को 23 से भाग नहीं करना है। अगर 115 यहाँ पर होता और 23 यहाँ पर होता तो यहाँ पर क्या हो जाता 5 आ जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पर 23 और यहाँ पर 115 है तो ये क्या आया 1/5 आया। ठीक है, तो इससे थोड़ा सावधान रहिएगा इस तरह वाले से। अगला सवाल देखिए, क्या है भैया 0.07, ढंग से 0 नहीं बन रहा है, 0.07 गुणे 0.28 गुणे 0.28 भागे 0.02 भागे 0.02 प्लस 0.48 प्लस 0.48। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए, आप लोगों को देते हैं समय थोड़ा सा। 0.07 गुणे में है 0.28 भागे 0.02 प्लस है 0.48। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, गुणा है भाग है जोड़ है, तो क्या होता है बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले इसमें क्या होगा भाग होगा। ठीक, अब भाग होगा किसका, तो देख लीजिए किसका होगा 0.07 गुणे ये क्या लिखा हुआ है 0.28 और इसको भाग करना है 0.02 से, तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, यानी कि दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। बचा क्या 28/2, तो 2 से जब 28 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। देख लीजिए कैसे, क्या लिखा था 0.28 लिखा है। ठीक, भाग किससे करना है 0.02 से भाग करना है। अब 2 अंक बाद ऊपर भी दशमलव है, दो अंक बाद नीचे भी दशमलव है, तो क्या हो जाएगा दशमलव से दशमलव कट गया, क्या बचा 28/2 बचा, 2 एकम 2
और 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि 14 दूना 28। तो यही 14 क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो इसका इतने का काम हो गया ख़त्म। प्लस में क्या है, 0.48। ठीक, ये है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 14 सते 98 और 14 जीरो 0। ठीक, और 14 जीरो में ये भी 0 हो गया। कितने अंक बाद, एक 0 हटा दो, कोई मतलब नहीं है। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद। तो ये क्या हो जाएगा, 0.98। यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, 0.98 हो गया। प्लस में क्या है, 0.48, यही तो है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का जब प्लस होगा तो क्या आएगा, तो 8 8 16 के 6, 1 हासिल, 9 4 13 और 1 हासिल, 14 के 4, 1 हासिल, और 0 में 1 जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1.46 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 1.46। तो ये था आपका सवाल, छोटा सा। अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो शाम वाली क्लास देखिएगा। ठीक है, शाम वाली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, तो उनको इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु। अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 4:7:9 है। 4:7:9 है। ठीक है, 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 56 वर्ष था। 8 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग 56 था। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में बताइए। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में निकालना है। ठीक, ये सवाल है आपका। क्या है, अनुपात में 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितनी है, 4:7:9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो अनुपात है। ठीक, हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु को हम मान लेंगे, लेकिन मानेंगे कैसे, इसी अनुपात में मानेंगे। ठीक, जो भी लिखा है उसी में क्या कर दीजिए, x लगा दीजिए। तो माना तीनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु बराबर, पहले वाले की क्या हो जाएगी, 4x। ठीक, दूसरे वाले की हो जाएगी 7x, और तीसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 9x। जिस अनुपात में उनका आयु है उसी अनुपात में हम क्या करेंगे, उनको मान लेंगे वर्तमान आयु को। ठीक, बस इसमें क्या कर देंगे, x लगा देंगे, 4x, 7x और 9x। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 8 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग 56 था। तो पहले 8 वर्ष पहले देखते हैं इनकी आयु कितनी रही होगी। तो 8 वर्ष पहले उन तीनों
व्यक्तियों की आयु बराबर, तो 8 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो इसकी 4x वाले की कितनी रही होगी? 4x माइनस 8, जितना अभी है इसमें से क्या होगा? 8 वर्ष कम होगा, तो 4x माइनस 8 इसकी रही होगी, 7x माइनस 8 इनकी रही होगी, और 9x माइनस 8 इनकी रही होगी। यही तो है भाई, 8 साल पहले की बात हो रही है, तो इन तीनों में से क्या हो जाएगा? 8 8 माइनस हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इनका योग कितना था? 56 वर्ष था। तो प्रश्नानुसार इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 बराबर कितना होगा? 56। ठीक, 4x माइनस, अब ब्रैकेट क्या हो जाएगा? सबका हट जाएगा, तो ब्रैकेट हटने पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ब्रैकेट सबका हटा देंगे तो ऐसे हो जाएगा 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8, क्योंकि सब वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि कहीं भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन नहीं है। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा? 56। अब x वाले पदों को क्या कर दीजिए? एक साथ जोड़ लीजिए, तो 4 7 11 और 11 और 9 20, कितना हो जाएगा? 20x, और माइनस में जो है ये 8 8 8, इन तीनों को एक साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि माइनस 8 और माइनस 8 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और इस 16 में जब माइनस 8 फिर से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो 20x माइनस 24 बराबर क्या हो गया? 56 हो गया। तो 20x बराबर क्या हो जाएगा? ये 24 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा इसमें, तो 56 और 24 कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 56 4 60 20 80 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, यानी कि x बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 4। अब उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है, कितनी क्या पूछी गई है? वर्तमान आयु इन तीनों लोगों की पूछी गई है। तो वर्तमान आयु आपने क्या माना है? 4x 7x और 9x, तो 4x वाले की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x की जगह पे 4 रख दीजिए, तो 4 गुणे 4 यानी कि 16 वर्ष हो जाएगी। 7 वाले की क्या हो जाएगी? 7x बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ष इनकी हो जाएगी, और 9x वाले की क्या हो जाएगी? 9 गुणे 4 बराबर 36 वर्ष। ये क्या हो जाएगा? इन तीनों लोगों का वर्तमान आयु। ठीक, और यही आपको क्या करना था? निकालना था, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो अनुपात दिया है उसी अनुपात में आप x लगा करके क्या कर लेंगे? मान लेंगे इनका वर्तमान आयु। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल भी कुछ कुछ इसी तरह का है, आयु से संबंधित ही।
राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है भैया? 1:2 है, 1:2 है, ठीक है। तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था, तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सवाल क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक। तथा 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वर्तमान क्या रखा है, 1:2। तो हम क्या करेंगे, इसी के अनुसार इनका वर्तमान आयु हम मान लेंगे, ठीक। तो माना अब राम और श्याम लिखा है, तो मतलब 1 क्या है, राम की है, और 2 क्या है, श्याम की है, ठीक। तो माना राम और श्याम की वर्तमान आयु, अब 1x लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि x के पहले वैसे भी 1 माना जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और x, और ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक। क्या हो जाएगा, x और 2x है। माना राम और श्याम की वर्तमान आयु बराबर x और 2x, क्योंकि ये क्या है 1:2 है, तो 1 के बाद x लिख गया, x हो गया, और 2 के बाद x लिख गया, 2x हो गया, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, तथा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु देखते हैं कितनी रही होगी। 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु बराबर क्या रही होगी। तो वर्तमान में जब राम की आयु कितनी है, x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5 रही होगी। रही होगी कि नहीं रही होगी? बिल्कुल रही होगी, है ना। और अगर श्याम की उम्र अभी 2x है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो 2x - 5 रही होगी, है ना। यही तो रही होगी। अब इनका अनुपात दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व के आयु का अनुपात। तो प्रश्नानुसार ये 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी, x - 5 और 2x - 5। तो इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात का मतलब बटा, ठीक। तो x - 5 बटा 2x - 5, यही तो होगा। और ये अनुपात कितना है, 1/3, यानी कि 1:3 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, यही तो हो गया। अब आपका ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, और इसको हल कर लीजिए। तो इसका बीच में बराबर लगा है, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से x - 5 को हम गुणा करेंगे, और 2x - 5 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 3 से x को करेंगे 3x, -3 से 5 को करेंगे 15, और 1 से 2x - 5 को करेंगे तो उतना ही रहेगा, 2x - 5। अब चर वाली राशियों को एक तरफ कर लेते हैं और अचर वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो 2x को हम ले आएंगे इधर और 15 को भेज देंगे इधर।
तो 3x तो यहीं रहेगा, 2x इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर में -5 तो यहीं पर है पहले से ही, और ये 15 इधर माइनस में है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 3x - 2x यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, -5 है और प्लस का 15। तो 15 बड़ा है तो 15 में से हम 5 को घटाएंगे 10 बचेगा, और इस बड़े संख्या के पहले साइन कौन सा है, प्लस का, यानी कि प्लस का 10 रहेगा। तो x बराबर क्या हो गया, 10। अब देखिए क्या है, x का मान आया है आपका 10, तो इनकी वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, राम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, राम की आयु है x, यानी कि राम की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 10 वर्ष, और श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी थी, कह दीजिए कि 2x, यही तो है। तो क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, 2 × 10 हो जाएगी, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगी, यही तो है, 20 वर्ष हो गई। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष, सवाल में ये पूछा गया है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, राम की, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु बराबर 10 अभी है और 5 तब हो जाएगा, तो 10 + 5 बराबर 15 वर्ष। और श्याम की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 20 अभी है और 5 और जुड़ जाएगा, कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। अब पूछा क्या गया है, अनुपात पूछा गया है इन दोनों लोगों के आयु का। तो राम का अनुपात श्याम से कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो 15/25, यानी कि 15, 5 × 15 और 5 × 5 = 25। अनुपात कितना आ गया, 3:5, और यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना आ गया, 3:5 आ गया। ठीक, तो वर्तमान का जो आयु दे रखा है, उसका जो अनुपात दे रखा है, उसी अनुपात में आप x लगा करके मान लेंगे कि यही इनकी क्या है, वर्तमान में उम्र है। ठीक, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में से 5 वर्ष माइनस हो जाएगा, और इनके भी वर्तमान में से 5 वर्ष माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात दे रखा है सवाल में 5 वर्ष पहले का कितना, 1:3। तो हमने क्या किया, इन दोनों का अनुपात बराबर कर दिया 1:3 के। ठीक, हमने तिरछा गुणा कर दिया, उसके बाद में बन गया रैखिक समीकरण, और हमने उसको हल कर दिया पक्षांतर करके। तो यहाँ से x का मान आ गया 10। x के मान को जब हमने यहाँ पर रखा तो राम की आयु मिल गई 10 वर्ष और श्याम की आयु मिल गई 20 वर्ष। उसके बाद 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में 5-5 साल जोड़ दिए दोनों लोगों के, तो इनका आ गया 15 और इनका आ गया 25। अब उसका अनुपात पूछ रहा है, तो 15/25 करके हमने काट दिया, तो 3:5 आ गया। समझ गए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। देखिए, मैथ में अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा तो वो टेलीग्राम पे मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में बता दूंगा उसको। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होता है तो भेज दीजिएगा, मैं उसको टेलीग्राम पे आप सेंड कर दीजिएगा मुझे, और मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दूँगा। ठीक है, तो ध्यान से, अगर किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या समझ ना आ रहा हो तो वो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। ज़्यादातर डाउट तो मैं टेलीग्राम पे ही क्लियर कर देता हूँ।
ठीक है। लेकिन अगर टेलीग्राम पे नहीं हुआ तो मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। रीता गीता से 16 वर्ष बड़ी है। रीता गीता से 16 वर्ष बड़ी है। ठीक, दो बहनें हैं रीता और गीता। तो रीता क्या है, गीता से 16 वर्ष बड़ी है। ठीक है, परंतु गीता की आधी आयु रीता की 1/3 के बराबर है। परंतु गीता की आधी आयु रीता की 1/3 के बराबर है। रीता की 1/3 के बराबर है। तो दोनों की क्या करनी है, वर्तमान आयु बतानी है। दोनों की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, यही तो बताना है। रीता गीता से 16 वर्ष बड़ी है, परंतु गीता की आधी आयु रीता की 1/3 के बराबर है। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है आपको कि क्या होगी। तो क्या होगी इन दोनों लोगों की उम्र, चलिए देखते हैं। देखिए, रीता गीता से 16 वर्ष बड़ी है, तो गीता की अगर उम्र आपको पता हो तो रीता की उम्र कितनी हो जाएगी, उसमें 16 वर्ष जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो माना गीता की उम्र, गीता की आयु, गीता की वर्तमान आयु, माना गीता की वर्तमान आयु बराबर x है। ठीक, तो रीता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष बड़ी है रीता, तो x + 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x + 16 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहे हैं, परंतु गीता की आधी आयु, तो गीता की आधी आयु कितनी होगी, x है। गीता की आधी आयु कितनी होगी, गीता की आधी आयु बराबर x का आधा, तो x का आधा का मतलब क्या हुआ, x/2 वर्ष, यही तो हुआ। और रीता की 1/3 बराबर क्या होगा, रीता की 1/3 आयु बराबर 1/3 है ना, कि 2/3 है, 1/3 है। ठीक, तो रीता की 1/3 आयु बराबर क्या होगी, तो रीता की आयु कितनी है, x + 16 है। कितनी है, x + 16, तो x + 16 1/3 गुणे में। ठीक, ये हो जाएगा 1/3 इनका, मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x + 16/3, ये हो जाएगा इनका 1/3। ठीक, तो कह क्या रहा है कि परंतु गीता की आधी आयु, ये जो है ये क्या है, रीता की 1/3 आयु के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, ये इतना क्या है, इसके बराबर है। तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी है, तो ये क्या कर दीजिए आप, इसके बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x/2 बराबर किसके हो जाएगा, x + 16/3 के। यही तो है भाई, इसमें यही कह रखा है प्रश्न में, है ना। तो आप क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, ये लो हो गया। तो 3 से x में गुणा किए 3x हो गया, बराबर में 2 से x में किए तो ये 2x हो गया, प्लस 2 से 16 में किए तो कितना हो गया, 32 हो गया। अब 3x 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x बचेगा केवल, क्योंकि 2x इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 3x - 2x x हो गया, और ये कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक,
x का मान आपका कितना आ गया, 32 आ गया। मतलब अब इन दोनों लोगों की वर्तमान आयु बतानी है, तो गीता की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, और x का मान आपने निकाला 32, तो गीता की आयु कितनी हो गई, 32 वर्ष, यही तो हुआ। और रीता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 32 + 16, मतलब 2 6 8 3 1 4, 48 वर्ष। और यही आपसे पूछा था, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया आपका। ठीक है, 32 वर्ष और 48 वर्ष इन दोनों लोगों की आयु का इन दोनों की आयु हो गई, और यही आपका उत्तर हो गया इस सवाल का। ठीक, तो कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 20 मिनट। तो ठीक है, आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में करा देंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक का या उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक का भी एक और क्लास लगा देंगे। ठीक है, या फिर अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं, हम उसका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी ठीक है, जो आपके पेपर्स हैं मंडे को, उनको भी अच्छे से तैयार रखिएगा। मंडे से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है ना, तो उन पेपर्स को अच्छे से, उन सब्जेक्ट को तैयार रखिएगा, बैक ना लगने पाए, अच्छे नंबर से पास होइए, तैयारी पूरी रखिए। ठीक है, बाकी पेपर बहुत टफ नहीं आता है, ईजी आता है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो तुरंत जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कर दीजिए इसे। ठीक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। एग्ज़ाम टाइम है तो उन लोगों की भी हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए, खोज रहे हों, है ना, हो सकता है कि कुछ समझ आ जाए, किसी का कल्याण हो जाए। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।